हेलो, दिस इज मी आकाश राय और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या एस टी वी टी एंड ए टी ग्राफ्स के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है एंड एक्सेलरेशन क्या है। अब हम उन्हीं को किस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उन जो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी मीनिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से एक ग्राफ दूसरे ग्राफ से किस तरह से कोरिलेट कर रहा है ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, एस टी ग्राफ से। हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और इसमें किस प्रकार से हम पोजीशन और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी जो वाई डायरेक्शन की वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वाई एक्सिस। और जो हमारी एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब समझने वाली बात क्या है कि हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, एस टी वी टी एंड ए टी ग्राफ। इनको हमको समझने की कोशिश करना है कि किस प्रकार से हम इनको एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, ग्राफ कहना क्या चाह रहे हैं और उनकी मीनिंग क्या है। इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोज करिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक्सिस से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और मान लीजिए यहाँ पे कुछ एंगल थीटा ये बना रहा है। अब हमने ये सब देख रखा है कि जो स्लोप होती है, जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लाइन को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमको इधर से हम देखें, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम स्लोप को किस प्रकार से लिख सकते हैं। स्लोप को हम लिख सकते हैं कि जो हमारी फाइनल पोजीशन है, सपोज करिए यहाँ से ये जो हमारी फाइनल पोजीशन है, जहां पे हमारी जो पोजीशन है वो y2 है और यहाँ पे y1, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू x t1 है और यहाँ पे t2 है। अब हम स्लोप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लोप को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, यहां पे ये क्या क्या शो कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल एस। और ये जो टाइम है क्या ये चेंज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमने ये पढ़ रखा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम रेट है। किसका टाइम रेट है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब हम दो स्लोप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक कर्व जो हमने पहले बनाया है और उसकी स्लोप हमने कुछ इस प्रकार से दिखा दी है और जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा था। अब हम इसको मान लेते हैं थीटा 1 है और एक और दूसरा कर्व इसकी बराबर एक और रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी ग्राफ में, एसटी ग्राफ में जी। और इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा 2। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों स्लोप्स में क्या अंतर है और इन दोनों कर्व्स का मतलब क्या है। इसमें हमको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो थीटा 1 है वो थीटा 2 से छोटा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा 1 है वो भी किससे छोटा है, tan थीटा 2 से। और इसका भी क्या मतलब है, इसका भी ये मतलब है
कि जो वेलोसिटी है फर्स्ट वाले की, जो स्लोप 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी छोटी होने वाली है किससे? वेलोसिटी ऑफ सेकंड कर्व, जो कि ये वाला स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक छोटा सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन OA, AB एंड AC। और हमने अभी देखा है कि जो ST ग्राफ है उसमें जो वेलोसिटी है वो क्या बताता है, जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो हमको सीधी सी इनडायरेक्टली क्या हमसे ये नहीं कह दिया गया कि OA रीजन, AB रीजन और BC रीजन का स्लोप बता दो, क्योंकि वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमको वेलोसिटी को। चलिए तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं किसमें? OA रीजन में। और यहां पे हमको जो टाइम दिया है वो दिया है सेकेंड में, और जो पोजीशन है वो दी है मीटर में। अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में देखा है, इसके पहले देखा है कि जो वेलोसिटी होती है वो चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो और अभी हमने बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने कि जो वेलोसिटी होती है, जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। तो क्या ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो पहले हम इस रीजन के लिए देखते हैं, और हमारी जो y2 इसके लिए क्या हो जाएगा इस पोजीशन पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से टाइम के साथ, टाइम जो पोजीशन है वो हमेशा टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो टाइम हमारा किस साइड बढ़ रहा है? इस साइड बढ़ रहा है। तो हमारा जो पोजीशन है वो कहां से कहां जा रही है? यहां से इस तरफ जा रही है, टाइम के साथ जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारी जो फाइनल पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। और ये क्या है? 10 मीटर। क्या हम यहाँ पे लिख दें 10 मीटर? 10 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस इनिशियल क्या है? 0 से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे लिए इनिशियल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अपॉन टाइम, हमारा फाइनल टाइम क्या है? 5 सेकेंड, और इनिशियल हमारा 0। इसको सॉल्व कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। दूसरा, उसी का दूसरा पार्ट हमसे पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन AB रीजन। AB रीजन में हम वेलोसिटी निकालते हैं। फिर यही सेम कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। तो हमारे लिए क्या पोजीशन किस प्रकार चेंज हो रही है? टाइम के डायरेक्शन में चेंज हो रही है। जहां पे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। तो हमारी पोजीशन कहां से कहां जाएगी? A से B की तरफ जाएगी। और A से B की तरफ जब जा रही है तो हमारी जो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी B हो जाएगी। फाइनल पोजीशन B जाएगी। तो पोजीशन का पोजीशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पोजीशन हमको गिवन है 10, और यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे भी हमको 10 ही गिवन है। और टाइम क्या है? 10 सेकेंड था फाइनल टाइम, और माइनस 5 सेकेंड। और हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इसका मतलब क्या है? जब भी, इस बात को हम नोट कर लेंगे, जब भी ST कर्व में पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जब भी टाइम एक्सिस के पैरेलल में कोई भी पोजीशन का कर्व होगा तो वहां पे क्या होगा? जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस बात को हमको नोट कर लेना है। और अभी हम इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए केवल आपको इतना समझ लेना है कि जब भी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल में कोई स्लोप हो तो वहां पे क्या होगी? जो वेलोसिटी होगी, जो स्लोप हमको वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 होने वाली है। ओके, इसके बाद हम अगला पार्ट इसको सॉल्व करते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन BC। अब हमको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, हर बार ध्यान रखना है कि हमारी जो पोजीशन होगी वो हमेशा टाइम के डायरेक्शन में चेंज होगी, टाइम के साथ चेंज होगी। हमारे यहाँ पे 10 सेकेंड है और यहाँ पे 15 सेकेंड है, तो हमारी जो पोजीशन होगी वो कहां से? B to C चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पे एक नई सी चीज आने वाली है
कि हमारी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 0 हो जाएगी। हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, जहां पे 0 हो जाएगी और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अपॉन फाइनल टाइम क्या होने वाला है 15 सेकेंड और माइनस इनिशियल टाइम हमारा क्या होने वाला है, और हमारी वैल्यू क्या आने वाली है -10 अपॉन 5 इक्वल टू -2 मीटर। अब इसको हम और अच्छे से इस क्वेश्चन को कराने का हमारा क्या वजह थी कि हमने ये क्वेश्चन ही चूज किया। इससे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी टाइम एक्सिस के साथ एंगल जो हो, अगर वो क्या हो 90 से कम हो, तो हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी वहां पे पॉजिटिव होगी। देखते कैसे, यहां पे देखिए, ये मान लीजिए θ1 है, ठीक है, और ये θ1 है, क्या ये 90 से आपको कम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा एग्जैक्टली, क्योंकि 90 तो यहाँ कहीं आएगा, 90 से तो कम ही है, और जब 90 से कम है तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव आ रही है। आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपका एंगल एसटी कर्व में क्या है 90 से कम है, तो आपके साथ क्या होने वाला है, वेलोसिटी हमेशा आपको पॉजिटिव में मिलने वाली है। पहली बात नोट करने वाली। दूसरी चीज, जब भी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल में कोई भी स्लोप हो, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या है कि जब भी एंगल क्या हो, ये हमने θ2 दे दिया, एंगल 90 से ज्यादा हो, यहां पे हम देख पा रहे हैं एंगल क्या है, ये 90 यहां कहीं आएगा, और ये इतना एक्स्ट्रा एंगल, मतलब 90 से तो ज्यादा है, ठीक है। जब 90 से ज्यादा एंगल होगा एसटी कर्व में, तो वहां पर वेलोसिटी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। इन तीनों चीजों को हमको कॉन्सेप्ट के रूप में याद रख लेना है, और यही चीजें हमारे अगले जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ी सा अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें हमको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये तीनों पॉइंट। पहला कि अगर थीटा जो है 90 से कम है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, थीटा यदि पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ तो क्या होने वाला है, अगर वो कर्व क्या है पैरेलल है तो क्या होने वाली है, वहां पे वेलोसिटी 0 होने वाली है। और यदि थीटा 90 से ज्यादा है तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे नेगेटिव वेलोसिटी आने वाली है। इन कर्व के थ्रू अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, याद रखें, किस प्रकार से याद रखें, ताकि हम क्वेश्चन को जब टैकल करें तो बड़े ही आसानी के साथ उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं, क्वेश्चन में कोरिलेट कर पाएं और क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाएं। तो हम देखते हैं पहला फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसको देखते हैं। हम इनिशियल टाइम से स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सा हम टाइम की तरफ मूव करते हैं, और सपोज करिए हम यहाँ कहीं कुछ टाइम के बाद पहुँच गए हैं और हमारी जो पोजीशन में चेंज आया है, हम कहीं यहाँ आ गए हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में अब हमें रिलेशन देखना है, पोजीशन और टाइम का हमको दिया है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन, इसी ग्राफ के थ्रू, इसी कर्व के थ्रू हमको समझने की कोशिश करना है। पहले हम वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ कहीं पहुंचते हैं और जो हमारा ये स्लोप आ रहा है इस टाइम पे, वो कितना आ रहा है, सपोज करिए θ1 आ रहा है। फिर हम कुछ यहां से देखा θ2 आ रहा है, यहां से देखा θ3 आ रहा है। लेकिन एक चीज हमको बहुत आसानी के साथ और बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि जो थीटा है, θ1 हो या θ2 हो या θ3 हो, तीनों ही एंगल 90 से तो कम है। बिल्कुल साफ हमको ये देख पा रहा है कि 90 से तो कम है। और अभी हमने क्या देखा था, क्या डिस्कस किया था कि जब भी एसटी कर्व में एंगल 90 से कम हो, हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो पहला पॉइंट तो हमको इतना समझ में आ गया कि हमारी वेलोसिटी क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है इस कर्व के लिए। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलोसिटी हमारी क्या होने वाली है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव होने वाली है।
ये बात हमको समझ में आ गई। अब दूसरी बात हम और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इन तीनों एंगल को कंपेयर करते हैं आपस में। तो क्या हम यहां से ये नहीं कह सकते कि जो θ1 है वो θ2 से छोटा है, आपको देख पा रहा होगा आसानी के साथ, और जो θ2 है वो θ3 से छोटा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो tan θ1 है वो tan θ2 से छोटा है और tan θ2 है वो tan θ3 से छोटा है? और इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो वेलोसिटी को ये शो कर रहा होगा इस एंगल पे, यहाँ पे इधर पे जो ये वेलोसिटी होगी, क्या ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उससे कम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये जो वेलोसिटी है और जो ये वेलोसिटी है, क्या ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने एंगल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि यदि एंगल ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यदि एंगल कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। लेकिन किसके लिए? एचडी कर्व के लिए। ठीक है, तो यहां से हम ये नहीं कह सकते कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ टाइम के साथ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे हमारा स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल गया कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब देखिए एक्सीलरेशन में क्या होगा। एक्सीलरेशन को हम कैसे समझें, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन में तो अभी तक हमने कोई चीज इसमें डिस्कस की नहीं है। तो अब एक चीज बहुत ही समझने वाली बात यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और यदि हम जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स दे दे या फिर उसी डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन दे दे, तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जब हम उसको एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में देंगे, यदि हम एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में देंगे तो क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और यहीं से हमको एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को, एक्सीलरेशन को हम यहीं से रिलेट करेंगे कि जब भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम एक्सीलरेशन देंगे तो वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या करेगी? स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और यदि इन दोनों के डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, साइन अलग अलग है, तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज करेगी। तो यहां से हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आ गया इस ग्राफ के लिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, और थीटा क्या कर रहा है? हमारे इंक्रीज कर रहा है। तो यदि ये पॉजिटिव है और इंक्रीज भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि जब भी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है, स्पीड जो इंक्रीज कर रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमेशा जो साइन ऑफ वेलोसिटी का हो वही साइन क्या हो जाना चाहिए? एक्सीलरेशन का हो जाना चाहिए। तो क्या हम यहां से ये नहीं लिख सकते कि एक्सीलरेशन भी यहाँ पे क्या होगी? हमारा है पॉजिटिव होने वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? दूसरे कर्व को एनालाइज करते हैं इसी तरीके से, और हम देखते हैं कि जैसे हम टाइम की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो पहला एंगल है ये हमने θ1 ले लिया, ये हमने एंगल θ2 ले लिया, और ये एंगल हमने θ3 ले लिया। अब देखिए, अब हम समझते हैं धीरे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? हमारा जो एंगल है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे टाइम के साथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है? एंगल डिक्रीज कर रहा है। एंगल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या कर रही है? निगेटिव होने वाली है, क्योंकि थीटा, पहली बात आपको ये बहुत क्लियर समझ में आ गया, हम पहले इसको बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी थीटा क्या होगा? 90 से कम होगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी को शो करेगा, और यदि थीटा क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? नेगेटिव वेलोसिटी को शो करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि थीटा 90 से तो कम है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अब इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, स्पीड क्या कर रही है, उसको समझने के लिए θ3 क्या है?
थीटा 2 से छोटी है, थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 3। क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। मतलब क्या हो रहा है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो पहला पॉइंट तो हमको ये मिलेगा कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव तो है, क्योंकि एंगल सारे कितने भी कहीं भी ले लिया हमने हमेशा 90 से कम आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। दूसरा वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे क्या कर रहे हैं, एंगल क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा एंगल होगा उतने ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितना कम थीटा होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। अब एक्सीलरेशन को हम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाएंगे तो वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट अपोजिट है। तो यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक्सीलरेशन हमेशा इसके लिए नेगेटिव आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सीलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी क्या हो, किस प्रकार से कर वो, अगर ओपन हो, ओपन तो रहेगा ही हमेशा, अगर क्या हो अपवर्ड कर वो, अपवर्ड हो, अपवर्ड ओपन कर वो, इस प्रकार से अगर कर वो, इस प्रकार से यदि कर वो ओपन क्या हो, अपवर्ड, अपवर्ड कर वो, अगर अपवर्ड कर वो तो उसके लिए क्या होगा, हमेशा एक्सीलरेशन क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। और यदि डाउनवर्ड कर होगा तो क्या होने वाली है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होने वाली है। किसके लिए, डाउनवर्ड कर के लिए। अगर डाउनवर्ड कर्व होगा तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी, अगर अपवर्ड कर्व होगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगी। वेलोसिटी को हम समझ चुके हैं कि जैसे जैसे थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और यदि थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और एक चीज और हमको ध्यान रखनी है क्या, कि अगर थीटा हमेशा 90 से कम है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, यदि थीटा हमारा 90 से ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन हम बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। एसटी कर्व को देखने के बाद अब हम देखते हैं वीटी कर्व, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इसमें हमको समझने क्या है, एक्चुअली तो हम बहुत इसको डीपली एसटी कर्व में देख चुके हैं कि ग्राफ किस प्रकार से एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो केवल इसी ग्राफ के थ्रू ही होते हैं और इसी से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। तो उसको हम समझने के लिए हमको वीटी कर्व में कुछ चीजें देखनी होंगी। वीटी कर्व में क्या है कि जो कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है, जिस प्रकार से एसटी कर्व में जो हमें स्लोप था वो वेलोसिटी दे रहा था, उसी प्रकार से इस कर्व में, वीटी कर्व में जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, और एक चीज और इसमें नई ऐड हो जाती है कि एरिया ऑफ वीटी कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन से एरिया की बात करेंगे हम, जो टाइम एक्सिस के साथ वाला जो एरिया होगा, टाइम एक्सिस से जो साथ वाला जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। हम यहां पे लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। और जो एरिया है, एरिया ऑफ वीटी कर्व वो क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन कौन से वाले एरिया की बात करेंगे, जो टाइम एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये एरिया। इस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम टाइम एक्सिस के साथ जो जुड़ा हुआ एरिया है उसको
अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसका मतलब हम VT कर्व से ST कर्व में जा सकते हैं, क्योंकि जो हमको डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगी उसको हम एस की फॉर्म में रख देंगे, टाइम हमारे पास यहाँ से मिल ही जाएगा, तो क्या हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इस पे हम एक प्रॉब्लम VT कर्व पे पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार का कोई भी हमको एक ग्राफ दे देंगे, जो क्या होगा, VT ग्राफ होगा, और हमसे क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, एक्चुअली हमको एरिया ही निकालना है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो एरिया निकालेंगे उसमें जब हम ऐड करने जाएंगे तब हम क्या करेंगे, साइन का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, दोनों को पॉजिटिवली ही ट्रीट करेंगे। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करेंगे, तो विद साइन हम एरिया रखेंगे। करके देखते हैं, एक बारी करके दिखाते हैं, फिर आप समझिए कि किस प्रकार से ये दोनों जो है किस प्रकार से अलग हैं जब हम डिस्टेंस निकालेंगे और जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार से ये दोनों सिमेट्रिक हैं, लेकिन तो इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं है फिर भी हम निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम पूरे का एक साथ निकालना चाहें तो वो एक साथ भी निकाल सकते हैं, एक साथ ही निकाल दे रहे हैं। बेस यहाँ से 0 से होगा 10 तक, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा 10, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 10, यह आ जाएगा अपना 100/2 इक्वल टू 50 मीटर। ये क्या आ गया अपना, ए वाला एरिया आ गया। कौन सा एरिया, इसको हम नाम दे देते हैं A1 हमारा ये आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं A2, इसको नाम दे देते हैं A1। A2 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसको भी हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस कितने का आने वाला है, टाइम में 5 का आने वाला है, हाइट क्या होने वाली है 10 आने वाली है। तो यहाँ से क्या देंगे 1/2 इंटू बेस 5 इंटू 10, इसको आ जाएगा 50/2 25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो टाइम एक्सिस के नीचे है उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव एरिया लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव एरिया लेंगे। एरिया को हम वैसे क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, लेकिन क्या है, ये हमको क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमने डायरेक्टली उसको मीटर में रख रखा है। ठीक है, अब देखिए जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं तब हम इसका क्या लेने वाले हैं, मॉड लेने वाले हैं, मतलब हम साइन को भूल जाएंगे कुछ देर के। तो हमारा जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 + 25 = 75 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम विद साइन रखेंगे, और क्या होगा 50 + -25 = 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे। कोई भी कर्व हो सकता था, कुछ ऐसा कर्व बना के दे देता, आपको कुछ भी कर्व दे देगा, तो हमको टाइम एक्सिस के ऊपर वाले को क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले को नेगेटिव लेना है। लेकिन जब डिस्टेंस निकालेंगे दोनों को पॉजिटिव ले लेना है, मॉड मान के चल लीजिए, या फिर आप पॉजिटिव लेके चल लीजिए डिस्टेंस निकाल के, या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे साइन रखेंगे। इतना बस ध्यान रखना है, और इससे कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इतना आप ध्यान। हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए एटी कर्व हमने ड्रॉ किया, और हमने एक स्लोप बना दिया, और इस स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इतना बस हमको याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये।
क्योंकि जिस टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस टर्म को ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है वो होता है जर, और जर का अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, जर की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए कि एटी कर्व में जो स्लोप होता है वो जर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो एरिया ऑफ एटी कर्व होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ एटी कर्व रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। बस दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप इससे क्या समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी मतलब एटी कर्व को वीटी कर्व में चेंज कर सकते हैं। वीटी कर्व में जो एरिया ऑफ वीटी कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उससे क्या है? एटी एसटी कर्व में जा सकते हैं। तो मतलब एक कर्व से हम दूसरे कर्व में जा सकते हैं। कर्व को ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि यदि एसटी कर्व है तो इसके लिए वीटी कर्व क्या होगा? ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे।